नमस्कार। तो बेसिकली ये वीडियो में जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डायबिटीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ एंड डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। तो ये वीडियो में मोस्टली अपन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ और मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ एज इन कि ओपीडी बेसिस पे पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, कौन सी सारी ड्रग्स है जो कि टाइप 2 डीएम में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ ब्रॉडली, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन का यूज़ होता है वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ का मैनेजमेंट देखना है तो वो इंसुलिन का वीडियो देख लो। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो टाइप 2 डायबिटीज़ में मोस्टली देर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट कि पेशेंट को बोलना है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, डाइट मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करना है। अगर ये सारी चीज़ों से भी उसका अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं हो रहा है तो लास्टली विल स्टार्ट फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में देर आर वेरियस काइंड ऑफ ड्रग्स, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड कि अगर डायबिटीज़ के साथ उसको अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना है। अगर डायबिटीज़ के साथ उसको बीपी है तो बीपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अगर डायबिटीज़ के साथ उसको ओबेसिटी है, अगर मोटापा है, अगर उसका बीएमआई ज़्यादा है तो वो हिसाब से उसको डाइटरी और एक्सरसाइज प्लान देना है। डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटाइनोपैथी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ और बहुत सारी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की वजह से होते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इनकेस अगर पेशेंट को डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होता है तो वो ट्रीट करना है। तो जैसे डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस का ट्रीटमेंट 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज एंड देन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। सेकंड डिसलिपिडीमिया, अगर कोलेस्ट्रॉल होता है, हाइपरटेंशन होता है, ओबेसिटी होता है, उसको ट्रीट करो। और डायबिटीज़ के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सारी चीज़ों को भी ट्रीट करना है इनकेस कॉम्प्लिकेशंस होता है। अब भी अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसको डाइट, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ों से भी उसका अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं हो रहा है तब जाके अपने को ओरल हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट पे शिफ्ट करना है पेशेंट को। तो ओरल हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स को अपन ने क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट ओरल हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट इज इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाने वाला। तो इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाने वाला ओरल हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट क्या है? सल्फोनाइल यूरिया। एंड सेकंड इज नॉन सल्फोनाइल यूरियास। तो सल्फोनाइल यूरियास में बेसिकली कौन सी ड्रग्स आती है? ग्लिमिपिराइड आती है, ग्लाइकाजाइड आती है एंड ग्लाइब्यूराइड आती है। बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये इंसुलिन सिक्रीशन करवाता है। अगर एडवांटेज देखें तो शॉर्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है कि काफ़ी कम समय लगता है उसका ऑनसेट होने में। सेकंड कि ये पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल कम करवाता है, जो खाना खाने के बाद जो शुगर स्पाइक होता है उसको कम करवाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के हिसाब से कि ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। अगर साइड इफ़ेक्ट देखें तो सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट और सबसे ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया करने वाला ड्रग है तो दिस इज सल्फोनाइल यूरियास विच इज़ ग्लिमिप्राइड। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड देखें तो ये रीनल और हिपैटिक फेलियर के पेशेंट्स में सल्फोनाइल यूरियाज आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर नॉन सल्फोनाइल यूरियाज देखें, इनका भी वही है कि अगर इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन सल्फोनाइल यूरियाज का, मेग्लिटिनाइड, निटाग्लिनाइड, रिपाग्लिनाइड, ऑल दिस ग्लिनाइड्स आर नॉन सल्फोनाइल यूरियास। और इसका एक्शन, मैकेनिज्म एक्शन भी सेम है लाइक सल्फोनाइल यूरिया। ये इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाता है। अगर एडवांटेज देखें तो इसका भी सेम एडवांटेज है कि ये शॉर्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है और ये भी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल कम करवाता है। अगर साइड इफेक्ट देखें तो साइड इफेक्ट में भी सेम है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड देखें तो लीवर और रीनल पेशेंट्स में नॉन सल्फोनाइल यूरियाज लाइक मिटिग्लिनाइट, रिपाग्लिनाइट एंड नेटाग्लिनाइट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। थर्ड क्लास ऑफ एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट इज GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर अगोनिस्ट। इसके एग्जाम्पल्स है ड्यूला ड्यूलाग्लूटाइड, एक्जीनाटाइड, लीराग्लूटाइड एंड सीमाग्लूटाइड। तो बेसिकली ऑल दीज ड्रग्स आर इन दी IV फॉर्म एक्सेप्ट सीमाग्लूटाइड। सीमाग्लूटाइड आप ओरली दे सकते हो। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन करवाता है, लेकिन ये ग्लूकोज डिपेंडेंट होता है। अगर पेशेंट के बॉडी में अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ नहीं है, आप ये सारी ड्रग दे दो, इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा। तो इसका एक फ़ायदा ऐसा है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करवाता है। एंड सेकंड इज़ कि ये ग्लूकागॉन के लेवल को भी कम करवाता है। तो बेसिकली ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? ग्लूकागॉन इज़ ए
हार्मोन विच बेसिकली इंक्रीजेस ब्लड शुगर। लेकिन ये GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट लाइक ड्यूलाग्लूटाइड हो गया, सीमाग्लूटाइड हो गया, ये इंसुलिन को भी सिक्रीट करवाता है, ग्लूकोज डिपेंडेंट और ग्लूकागॉन को भी कम करवाता है, ऐसे कि ब्लड शुगर लेवल बढ़े ना। इसका एडवांटेज वही है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाता और ये वेट लॉस भी करवाता है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज में ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है, तो सारे पेशेंट एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट इंजेक्शन फॉर्म में नहीं ले सकते। तो इसका डिसएडवांटेज ही यही है कि इंजेक्शन फॉर्म में आता है एक्सेप्ट सीमाग्लूटाइड विच इज़ इन दी ओरल फॉर्म, और इसकी वजह से नौशिया भी होता है एंड चांसेस होते हैं कि पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस हो सकता है अगर पेशेंट को GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट दिया जाए तो। सेम कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर एंड पैंक्रेटाइटिस पेशेंट। DPP-4 इनिबिटर, तो बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स हैं सीटाग्लिप्टिन, विनलागिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। तो बेसिकली DPP-4 इनिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही यही है कि ये GLP-1 रिसेप्टर, GLP-1 हार्मोन को बढ़ाता है, इसको डिग्रेड नहीं होने देता। इसके वजह से क्या होगा कि इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ेगा और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन कम होगा। अगर एडवांटेज देखें तो ये भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाता और ये वेल टॉलरेटेड है, इसके वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस कम है। अगर डिसएडवांटेज देखें तो इसका कभी कभी रेयरली रिएक्शन होता है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड देखें तो बेसिकली ये ड्रग्स का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है अगर पेशेंट को रीनल फेलियर नहीं तो हिपैटिक फेलियर है। लेकिन पेशेंट को अगर एंड स्टेज रीनल डिसीज़ है तो ये सारी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज अल्फा ग्लाइकोसिडेस इनिबिटर। अल्फा ग्लूकोसिडेस इनिबिटर के एग्जाम्पल है अकारबोस, वोग्लीबोस एंड मिग्लिटोल। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज कम करवाता है, कि इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन ही ये कम करवा देगा। इसका एडवांटेज यही है कि ये पोस्ट प्रेंडल ब्लड शुगर लेवल को कम करवाता है, इसलिए ये सारी ड्रग्स अपन खाने के साथ देते हैं कौन से पेशेंट में जिसका खाना खाने के बाद अचानक से ब्लड शुगर लेवल एलिवेट हो जाता है। डिसएडवांटेज वही है कि ये GI फ्लट्यूलेंस करवाता है, नौशिया करवाता है, कभी कभी गैस करवाता है और कभी कभी रेयरली LFT हॉर्मोन्स डिरेंज हो सकते हैं। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड देखें सेम ये लीवर और रीनल पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट क्लास इज थाया जोलिडाइनिडियंस। थाया जोलिडाइनिडियंस में आता है पायोग्लिटाजोन एंड रोजिग्लिटाजोन। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करवाता है। अगर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करवा रहा है मतलब ये इंसुलिन के साथ देना होता है। अगर एडवांटेज देखें तो वही है कि अगर इंसुलिन के साथ दोगे तो इंसुलिन के साथ देने से इसका इंसुलिन जो डोज है वो कम हो जाएगा पेशेंट का। अगर साइड इफ़ेक्ट देखें तो इसकी वजह से इडिमा हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, फ्रैक्चर्स हो सकता है एंड मैक्यूलर इडिमा हो सकता है। इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है रीनल के पेशेंट में, हिपैटिक फेलियर के पेशेंट में एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज SGLT2 इनिबिटर। SGLT2 इनिबिटर आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, न्यू क्लास ऑफ ड्रग है। इसका एग्जांपल है डापाग्लिफ्लाजोन एंड इम्पाग्लिफ्लाजोन। डापाग्लिफ्लाजोन और इम्पाग्लिफ्लाजोन का मैकेनिज्म एक्शन यही है कि ये किडनी थ्रू ग्लूकोज का एक्सक्रीशन करवाता है। अगर एडवांटेज देखें तो ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाता। डिसएडवांटेज देखें तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाता है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही वही है कि ये किडनी थ्रू ग्लूकोज बाहर डाल रहा है। तो किडनी थ्रू अगर ग्लूकोज बाहर डाल रहा है तो कहीं ना कहीं यूरिन में ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा है, और ज़्यादा ग्लूकोज अगर यूरिन में आ रहा है तो दैट इज़ बेसिकली कॉलोनियल फैक्टर फॉर ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और उसकी वजह से पेशेंट को UTI हो सकता है। बेसिकली ये सारी ड्रग्स रीनल फेलियर, हिपैटिक फेलियर में चलता है, लेकिन पेशेंट को अगर मॉडरेट रीनल इंसफिशियंसी है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट का SGLT2 इनिबिटर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये सारी होगी ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन भी देना होता है, लेकिन कौन से पेशेंट में विच आर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ उनके अंदर इंसुलिन देना है। ऐसे पेशेंट्स में जिनका ड्रग्स देने के बाद भी 2 ड्रग्स 3 ड्रग्स देने के बाद भी शुगर अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ऐसे पेशेंट को अपन इंसुलिन के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कुछ और पेशेंट्स होते हैं, जैसे वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, अल्टर्ड सेंसोरियम के साथ आए हैं, वो ओरल ड्रग्स नहीं ले सकते। पेशेंट को अगर सिवियर रीनल एंड हिपैटिक फेलियर है तो ऐसे केसेस में ड्रग्स ना दे के इंसुलिन देना होता है। इनिशियली अपन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के साथ स्टार्ट करना होता है। अगर डोज पूछे तो डोज इज 0.1 to 0.4 यूनिट्स पर kg पर डे।
अगर देखें स्टडीज़ के हिसाब से, जो इंसुलिन होता है वो रेगुलर इंसुलिन होता है, माने इंटरमीडिएट इंसुलिन होता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है। इंटरमीडिएट इंसुलिन में आता है एनपीएच, लॉन्ग इंसुलिन में आता है गाल्गिन। तो एनपीएच के साथ ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट को रात में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के साथ मोस्टली पेशेंट को रात में हाइपोग्लाइसीमिया होता नहीं है। अगर पूछें तो कौन से पेशेंट में कौन सा एंटी डायबिटिक ड्रग देना है, तो बेसिकली उसका शुगर देखना होता है। अगर उसको माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया है, उसको मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया है, कि उसको सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया है। अगर उसको माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया है, माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया मतलब क्या कि अगर उसका शुगर लेवल 126 से 200 के बीच हो तो डेट इज़ माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। ऐसे पेशेंट को एक सिंगल ड्रग के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर पेशेंट को मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया है, माने उसका ब्लड शुगर इज़ बिटवीन 200 टू 250, तो ऐसे केसेस में 2 एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स विद इंसुलिन आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर पेशेंट को सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया है मोर देन 250, तो ऐसे पेशेंट को आपको इंसुलिन से स्टार्ट करना है। तो बेसिकली अगर कॉम्बिनेशन थेरेपी देखें तो कौन से पेशेंट में कितने एंटी डायबिटिक ड्रग्स देने हैं, कितना इंसुलिन देना है, तो ये अभी अपन पार्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉम्बिनेशन थेरेपी। मान लो अगर आपके पास कोई टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट आ रहा है और आपने उसको डायग्नोस कर लिया है, कंफर्म हो गया है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो इनिशियली विल टॉक अबाउट डाइट, विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। 3 महीने के बाद उसको वापस क्लिनिक बुलाना है और उसका HbA1c करवाना है। और ये सारी चीज़ें करके भी अगर उसका HbA1c बढ़ा हुआ आता है, तो ये सारी चीज़ों के साथ डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ उसको 500 मिलीग्राम ऑफ मेटफॉर्मिन के साथ स्टार्ट करना है। 500 मिलीग्राम BD मेटफॉर्मिन, जो कि मेटफॉर्मिन का एक अलग से वीडियो बना है, उसके अंदर आप देख सकते हो। वापस से पेशेंट को क्लिनिक में बुलाना है 3 महीने के बाद, और ये सारी चीज़ें करके भी अगर उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसका HbA1c बढ़ के आ रहा है, तो मेटफॉर्मिन के साथ और एक ड्रग आप ऐड कर सकते हो। वापस उसको 3 महीने बाद बुलाना है और उसका HbA1c रिपीट करवाना है। और ये सारा करके भी अगर उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं है, उसका HbA1c बढ़ा हुआ आता है, तो मेटफॉर्मिन के साथ 2 एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स ऐड करने हैं। वापस उसको 3 महीने बाद बुलाना है, उसका HbA1c करवाना है, और HbA1c अगर वापस उसका बढ़ के आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट में आप मेटफॉर्मिन के साथ इंसुलिन दे सकते हो। आगे की वीडियो में मोस्टली अपन डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट और उसका डोज, कि पेशेंट को कितना डोज से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम कितना डोज देना है और कब देना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। कि मेटफॉर्मिन कब देना है, सिटाग्लिप्टिन कब देना है, इम्पाग्लिफ्लाजोन, डैपाग्लिफ्लाजोन, ये सारी ड्रग्स कब देनी है, कैसे देनी है, कितने डोज से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम उसका डोज कितना होना चाहिए, वो स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। थैंक यू।